अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपस की बात के साथ मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। चंद दिन के लिए मुनीब फारूक साहब प्रोग्राम में नहीं होंगे। बहुत अफसोसनाक खबर है, उनके कमसिन बेटे का हाल ही में इंतकाल हुआ, जिसकी वजह से चंद दिन ये प्रोग्राम मैं करूंगा और मेरे साथ होंगे हमेशा की तरह आपके सबके पसंदीदा नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप? यकीनन एक हम सब बहुत गमजदा हैं और अल्लाह ताला मुनीब फारूक साहब और उनके सारे ख़ानदान को सब्र अता करे। बड़ा मुश्किल वक्त है उनके लिए ये। जी हाँ, मैं तो सारा वक्त साथ था उनके, इन द सेंस कि मुझे हर वक्त पे इंफॉर्मेशन मिल रही थी, आगाह किया गया था। दरअसल बड़ी बदकिस्मती है, बड़े अफसोस है कि बेचारे बच्चा जब पैदा हुआ तो लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ गई और यहाँ आपको मालूम है कि पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है लिवर ट्रांसप्लांट की, मगर इसके बावजूद बड़ी हिम्मत थी उनकी और उनकी अहलिया की कि वो बच्चे को इस्लामाबाद ले गए और वहाँ एक स्पेशल फैसिलिटी है जहाँ उन्होंने उनको बच्चे का लिवर ट्रांसप्लांट कराया। और बड़े मुश्किल हालात थे। एक रेस्ट हाउस में रह रहे थे, सारा दिन अस्पताल होते थे, पहले तैयारी करनी पड़ती थी बच्चे की, फिर वो ट्रांसप्लांट हुआ, फिर उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर। उनके 6 माह तो यहीं लग गए। 3 दिन आते थे लाहौर प्रोग्राम करने के लिए, 4 दिन इस्लामाबाद रहते थे। बहुत मुश्किल दिन थे उनके लिए। फिर उसके बाद जब ये हो गया तो फिर वो ले आए बच्चे को लाहौर और यहाँ फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई और फिर से अस्पतालों के चक्कर लगने शुरू हो गए और अब हाल ही में फिर निमोनिया हो गया और एक इस तरीके से बच्चा जो है अल्लाह को प्यारा हो गया। मैं समझता हूँ मुनीब फारूक साहब की बड़ी हिम्मत है, वो इसके दौरान अपनी अहलिया के साथ और अपने दूसरे बच्चे के साथ वो मक्का मदीना भी गए, उम्रा के लिए दुआ मांगी, सब कुछ हुआ, मगर जो अल्लाह ने लिखा था, जो अल्लाह की मर्जी थी वैसे ही हुआ। हम सब बड़े गमज़दा हैं और हम सब की दुआएं हैं उनके साथ और कि अल्लाह उनको सब्र दे और उनके बच्चे को जन्नत नसीब करे। आमीन। चलिए, अल्लाह ताला तमाम ख़ानदान को सब्र अता करें। हम भी दुआगो हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह मुनीब फारूक साहब अगले हफ्ते से हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं जी, और आज के जो मौज़ूआत हैं उनके बारे में आपको बता दूं। मुत्तहिदा कौम में मुसलसल मुश्किलात में है और रज़ा हारून साहब अब शामिल हो गए मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ और एक और विकेट मुस्तफ़ा कमाल साहब ने गिरा दी है। कौन कौन और शामिल हो सकता है, क्या होने जा रहा है? सरफराज मर्चेंट साहब खबरों में हैं, FIA के साथ किस हद तक वो ताउन करेंगे? क्या वाकई पाकिस्तान में कोई मुकदमा बन सकेगा अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ रॉ के साथ ताल्लुकात की वजह से? इस बारे में हम बात करेंगे, बड़ी तफसील से बात करेंगे और आगे क्या होने जा रहा है जानना बड़ा जरूरी है। इस पे नजम सेठी साहब का तज्जिया हम लेंगे। साथ ही साथ पाक भारत मुज़ाकरात का क्या बनने जा रहा है? बहुत सी बातें हो रही हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को तो इजाजत मिल गई भारत जाने की, लेकिन मुज़ाकरात का क्या बनेगा? साथ में कॉन्फ्रेंस भी हो रही है वुज़रा की, उसमें क्या हो सकता है? मुलाकात तो मुतवक्के है सरताज अजीज साहब और सुषमा स्वराज के दरमियान, लेकिन बात आगे तक जा सकेगी या नहीं, या पठानकोट पे आके बात रुक चुकी है? इसके अलावा एक और अहम बात, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बयान दिया है कि कोशिश करेंगे कि 2018 तक लोड शेडिंग जो है वो खत्म हो जाए। अब ये कोशिश का जुमला आ रहा है। इसहाक डार साहब की भी बात करेंगे जो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो रहे। अगर वो टैक्स को बढ़ाने की कोशिशें करते हैं तो 2018 के इलेक्शंस में उन्हें मुश्किलात का सामना हो सकता है। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले MQM के हवाले से करेंगे, उनकी मुश्किलात की। मुस्तफा कमाल साहब जिस तरह मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, क्या हो रहा है? सबसे पहले इस बारे में एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक कड़े वक्त से गुजर रही है। एक तरफ अगर सरफराज मर्चेंट ने बिल आखिर पाकिस्तान आकर मुत्तहिदा के कायद और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ FIA की कमेटी के सामने बयान रिकॉर्ड करवाने की हामी भर ली है, तो वहीं मुस्तफा कमाल ने MQM की एक और पतंग लूट ली। 14 मार्च को मुस्तफा कमाल इन कंपनी की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में MQM के एक और सीनियर रहनुमा जनाब रज़ा हारून साहब ने अल्ताफ हुसैन से राहें जुदा कर ली। -1 तो अंदर से हो रहा है, बाहर की जरूरत थोड़ी, साजिश की जरूरत नहीं है, खत्म हो गई साजिश की जरूरत। आपकी अपनी मार्केटिंग बहुत है आपके ब्रांड के लिए, जाते नहीं है अपीलें, जो अपील लगती है ना लारे कोर्ट में, वहाँ जाता ही है कोई बड़ा आदमी के आसान हो गई यार वापस ना हो जाएगी, ये बैन लगा ही रहे तो अच्छा है। ये भी जिम्मेदार है, वो भी जिम्मेदार है, इनको पकड़ लो, उनको पकड़ लो। क्यों भाई? वो स्टेटमेंट क्या घर ले जाओगे क्या? उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है तारिक मीर साहब के पार्टी के सिर्फ 4 लोग थे, उन 4 के नाम लिखे हुए हैं। BBC जैसा इदारा, अच्छा चले उसने झूठ कहा था, उसने कहा था इंडियन फंडिंग कहीं ना, उसने वो झूठ कह रहा है।
आज यार 1 साल होने को आया, आज तक हम कोर्ट ही नहीं गए उसके खिलाफ। सबसे बड़ा इल्जाम आप पे मुल्क दुश्मन का लगा दिया उसने, इंडियन फंडिंग का लगा दिया, डॉक्यूमेंट्री बना दी, प्रिंट मीडिया में दे दिया। आप कह रहे हैं जी हमने तो आज तक हम कोर्ट में नहीं है उसके खिलाफ। एक तरफ अगर 23 मार्च को मुस्तफा कमाल अपनी पार्टी के नाम का ऐलान करने जा रहे हैं, तो वहीं एमक्यूएम के वो रहनुमा जो मंजरनामे से गायब हैं, उनके हवाले से भी अफवाहें गर्दिश में हैं कि वो भी मुस्तफा कमाल के काफिले में शामिल हो जाएंगे। अगरचा काफी रहनुमाओं ने ऐसी खबरों की तरदीद भी की है। अब सवाल ये है कि सरफराज मर्चेंट FIA को जो बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, उससे एमक्यूएम के लिए मजीद क्या मुश्किलात खड़ी हो सकती है। सवाल तो ये भी है कि क्या मुस्तफा कमाल एमक्यूएम के मजीद रहनुमाओं को अपने साथ मिलाकर कराची की सियासत में एमक्यूएम के लिए एक नया चैलेंज खड़ा कर देंगे। रिपोर्ट आपने देखी, बहुत से अहम सवालात हैं। नजम सेठी साहब, क्या होने जा रहा है? सब ये पूछ रहे हैं कौन कौन शामिल होने वाला है मुस्तफा कमाल साहब के साथ। देखिए 4 विकेटें गिर गई हैं और हमें पता है कि थर्ड अंपायर का बहुत अहम रोल है इसमें, तो मेरा ख्याल है और विकेटें गिरेंगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। क्योंकि ये जो लोग जिनकी पहले विकेटें गिरी है, ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, मंजे हुए खिलाड़ी हैं। इन्होंने अगर इन्हें पूरी तरह कॉन्फिडेंस में ना लिया जाता और पूरा प्लान ना बताया जाता और ये उस प्लान को एक्सेप्ट ना करते या उसकी क्रेडिबिलिटी में डाउट्स होते, तो ये कभी भी खेलने ना आते। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आप आगे और भी कार्रवाई देखेंगे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से और भी विकेटें गिरेगी। अभी कुछ लोग तो जिनकी विकेटें शायद गिरने वाली हैं, वो तो पहले से ही मुल्क छोड़ चुके हैं और अपने आप को अलहदा करके बैठे हुए हैं, देख रहे हैं साइड लाइन से कि कब लौटना है और कब इस नई पार्टी जो बनने जा रही है इसका साथ देना है। आपको पता है कि फैसल सब्जवारी साहब जो हैं वो इस वक्त USA में हैं, कोई लोग कनाडा में हैं, लंदन में भी एक आध साहब हैं और हैदराबाद रिजवी जो हैं वो भी बाहर बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है आप को ये इनका ये पूरा प्लान था कि एकदम सारे नहीं आएंगे। अगर एकदम आते तो खबर ख़त्म हो जाती, 2 दिन खबर चलती तो खबर ख़त्म हो जाती। तो प्लान यही है कि हर 2-3 दिन के बाद एक नया, ताकि खबर अलाइव रहे, ये सारा मामला चलता रहे और कोई ना कोई नया आता जाए। तो जैसे जैसे इशारा होगा 5वीं विकेट गिरेगी, फिर इशारा होगा 6ठी गिरेगी और इस चीज़ को वो चलाएंगे जहां तक वो चला सकते हैं, ताकि ये मामला हॉट रहे जिसे कहते हैं और इसके ऊपर बहस चलती रहे। और दूसरी तरफ से देखें कि बाकी जो लोग बाहर बैठे हैं उनको भी एक मैसेज जाएगा कि आप भी आइए, शामिल हो इसमें। अच्छा, मुत्तहिदा कौम की तरफ से जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि मुस्तफा कमाल साहब के साथ जाकर शामिल हो जाएं, तो आपको लगता है कि लोग मजबूर होकर आ रहे हैं या उनको लग रहा है कि अब उनका सर्वाइवल है कि मुस्तफा कमाल साहब की तरफ चले जाएं? देखिए बिल्कुल कोई मजबूरी नहीं है। मुझे बड़ा क्लियर है, मैं बड़ा क्लियर हूँ अपने ज़हन में कि कोई इसमें कोर्शन नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। उनको कन्विंस किया गया कि फैसला हो गया है एस्टैब्लिशमेंट का, लॉन्ग टर्म फैसला एक हो गया है। ये 1999 वाली चीज़ अब फिर नहीं होने जा रही। हमने ये -1 लीडरशिप करनी है और हमने नई क़यादत बनानी है और ये पैगाम जो आ रहा है एट द हाईएस्ट लेवल है, इसलिए इसकी क्रेडिबिलिटी है। और आपको पता है हाईएस्ट लेवल से जब पैगाम आता है तो उस हाईएस्ट लेवल की बहुत क्रेडिबिलिटी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये लोग जो खिलाड़ी जो हैं अब जो बाहर मैदान में आ रहे हैं, ये मंजे हुए खिलाड़ी हैं। ये किसी किस्म की कोर्शन नहीं है। इन्हें यकीन हो चुका है कि अब वक्त आ गया है अलहदगी का और वक्त आ गया एक नई सियासी जमात बनाने का, एक नया मूवमेंट बनाने का, और ये भी कि हम कामयाब होंगे क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ है और वो ये चाहती है। और जब वो एस्टैब्लिशमेंट की अथॉरिटी कुछ चीज़ चाहती है तो वो लेके रहती है और उसके अंदर ट्रस्ट करना चाहिए और उसकी क्रेडिबिलिटी बड़ी हाई है। तो इस वजह से ये कोई कोर्शन नहीं है इसके अंदर। बहुत से लोग ये तज्जिया भी कर रहे हैं कि बड़ी दफा ऐसा हो चुका है, मुत्तहिदा कौम को तोड़ने की कोशिश हो गई, लेकिन अल्ताफ साहब का वोट बैंक जो है वहीं रहता है। इस दफा हालात कितने मुख्तलिफ हैं, क्या क्या चीजें हैं जो पहले नहीं थी और अब हैं, जिसकी वजह से अब मुश्किल होगा कि अल्ताफ हुसैन साहब उसी तरह रहें ताकतवर जिस तरह पहले हुआ करते थे जब कोई अलहदा भी हो जाता था? तो जी हाँ, बिल्कुल रेलेवेंट सवाल है क्योंकि अभी तक जहाँ तक आवाम की बात है, अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं आई है कि कराची की आवाम जो है या अर्बन एरिया सिंध की जो आवाम है वो मुतमईन है जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और क्या वो अब रजामंद हैं या ज़हनी तौर पर तैयार हैं अल्ताफ भाई को छोड़ने के लिए। अभी तक इसकी कोई इंडिकेशन, मगर एस्टैब्लिशमेंट की ये असेसमेंट है कि वो सिर्फ देर आया दुरुस्त आया वाली बात है, वो सिर्फ वक्त की पाबंदी है, कोई ऐसी बात नहीं है। और अभी जिस तरीके से इन लोगों को लाया जा रहा है, और दूसरी तरफ से आपने देखा कि लंदन से बिल्कुल खामोशी है।
इसका ये मतलब है कि वहाँ भी कोई कार्रवाई हो रही है इस वक्त, और ये नहीं कि सिर्फ कराची में कार्रवाई हो रही है, वहाँ भी कोई कार्रवाई हो रही है, वहाँ भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनको आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, और शायद वो कामयाब भी हो जाए। तो इसलिए अवाम की जहाँ तक बात है, ये अभी अवाम को टेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर अल्ताफ भाई टेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो शायद उसको नाकाम करने की भी कोशिश की जाएगी यहाँ से। मगर क्या मुस्तफ़ा कमाल जो है ये कोई अवाम की तरफ से कोई दिखाना चाहेंगे? मैं समझता हूँ, ऑल्दो इन्होंने कहा है कि ये रैली करेंगे और एक ये पार्टी बनाएंगे, मगर मेरा ख्याल है ये अभी इस तरफ नहीं जाएंगे, ना ही इनको जाना चाहिए, क्योंकि अभी वो ग्राउंड प्रिपेयर नहीं हुई है। तो मगर और जब तक वो स्टेज नहीं आती जहाँ फाइनल बैरोमीटर जिसे कहते हैं टेम्परेचर लेने के लिए, वो है आवाम, जब तक वो दिन नहीं आता कि ये जो नई लोग हैं, ये जो बनाने जा रहे हैं, जब तक ये बाहर नहीं निकलते और आवाम को कॉल नहीं देते और आवाम इनकी कॉल पे बाहर नहीं आती, उस वक्त तक आप ये फैसला नहीं कर सकते कि क्या ये कामयाब हुए हैं या होंगे या नहीं, और क्या अल्ताफ भाई के साथ को अलविदा करने के लिए कराची की आवाम तैयार है कि नहीं। मगर इसमें ये परसेप्शन की बात है, जितने ज़्यादा लोग छोड़ेंगे, जितना ज़्यादा ये इंप्रेशन जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पक्के इरादे करके बैठी हुई है और अल्ताफ भाई के दिन नंबर्ड हैं, उतनी जल्दी ही ये कामयाब होंगे। अच्छा, एम की तरफ से कहा गया है कि 18 तारीख को 18 मार्च को वो एक जलसा करेंगे और बड़ी अहम शख्सियत उनके साथ शामिल होंगी। ये एक सवाल है, लेकिन इससे पहले एक मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि कोई बाउंसर करवा दूं, लेकिन आप बड़ी अच्छी तरह खेल लेते हैं उस बाउंसर को भी। ये बताएं कि जो अब तक डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें मुत्तहिदा कौम मूवमेंट की तरफ से जो जवाब है वो उस तरह से नहीं आए। पहले अल्ताफ साहब के बारे में कोई जिस तरह के इल्जामात लगे, इस तरह के इल्जामात लगाता तो हम सोच भी नहीं सकते कि क्या जवाब आता। फारूक सत्तार साहब हो, वसीम अख्तर हो, उस तरह के जवाब नहीं आए ना, उस तरह के जवाब आए हैं। और अंदर की बात ये है कि दोस्तों को ये लोग भी जो इस वक्त अल्ताफ भाई के साथ खड़े हैं, ये लोग भी एक्चुअली बड़े खुश हैं कि अल्ताफ भाई को मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि अदालत ने एक बैन लगाया हुआ है, क्योंकि इनके लिए भी डिफेंड करना अल्ताफ भाई को बड़ा मुश्किल हो चुका था। तो ये भी खुश हैं कि चले अभी थोड़ी सी ठंड पड़ी हुई है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो फारूक भाई जो हैं लगे हुए हैं, जाहिर है और बेचारे क्या करें, मगर अभी अल्ताफ भाई के ऊपर जिसे कहते हैं ना वो जो लगाम है वो खींच के इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, उन्हें कोई रिलीफ मिलनी अभी नहीं मिलेगी वहाँ से। और यही देखना है कितनी देर तक ये चलेगा सिलसिला, बिफोर इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला करती है कि चलिए अब हम अपने घोड़ों को बाहर लाएंगे, हम ला तो रहे हैं मगर इनको दौड़ाएंगे हम। अच्छा, एक और मुश्किल सवाल है, पिछले प्रोग्राम्स में मैं देख रहा था आपने इसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। यकीनन मुश्किल है, सेहत की बड़ी बात हो रही है अल्ताफ हुसैन साहब की, जिस तरह आपने कहा कि लंदन में बिल्कुल खामोशी है, तो कोई चिड़िया ने उस बारे में कोई खबर दी, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, अल्ताफ भाई की सेहत कभी भी अच्छी नहीं थी, वो जो उनको आदतें पड़ी हुई हैं वो अब तो खैर वो कमाल साहब वगैरह सब खुल के बात कर रहे हैं, मगर जाहिर है उन्हें वो बड़े प्रॉब्लम्स हैं और वो हर 2 महीने के बाद उन्हें अस्पताल जाना पड़ता है फॉर सिर्फ चेकअप नहीं मगर अपने आप को क्लीन अप करने के लिए। और वो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल हैं, मगर हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स शो करते हैं और कोई चिड़िया ने कोई छोटी मोटी नज़र भी मारी है उन हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स पे कि कोई सीरियस इस किस्म की कोई सीरियस इलनेस अभी नहीं है कि आप ये कह सके कि लो जी अल्ताफ भाई अगले 2 महीने में अल्लाह को प्यारे होने जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन उनकी तरफ से कोई वाज़ेह कोई इंटरव्यू उस तरह नहीं आ रहा, वीडियो का कोई पैगाम आ जाए, सोशल मीडिया पर आ जाए, अगरचे वैसे तो बैन है, मीडिया उनकी कोई टेलीकास्ट नहीं कर सकता तकरीर, तो इससे फिर ये जो अफवाहें हैं ये खत्म हो जाएंगी। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है कि अल्ताफ भाई को भी एडवाइस ये दी गई है कि इन हालात में आप बेहतर है कि आप बात ना करें। उनके जो एडवाइजर्स हैं वो भी डर लगता है कि पता नहीं ये क्या कह देंगे और फिर और ना कोई मसला खड़ा हो जाए, क्योंकि अभी इनकी कोशिश है ना कि हाई कोर्ट से ये रिलीफ ली जाए और सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ली जाए, तो वो चाहते हैं कि ये इशू जो है इसको और ना ख़राब हो जाए। अल्ताफ भाई ने फिर कोई बोल दिया, फिर आपने उसामा ने जाके जियो के ऊपर दिखा दिया और फिर मसला बन गया और फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू होगी। इसलिए ये भी रोक के बैठे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए कि ये पाबंदी जो है ये सही है नहीं। और आसमा जहांगीर इन्होंने लॉयर मुकर्रर किया और वो तगड़ी लॉयर हैं और ह्यूमन राइट्स की लॉयर हैं, इसलिए उनकी बात सुनी जाएगी। सही। 18 तारीख को आपको क्या लग रहा है, बाकी कोई बड़ी शख्सियात आने लगी हैं मुत्तहिदा कौम मूवमेंट में? आप कह रहे हैं कि 18 को किसने अनाउंस किया है कि ये कोई रैली करने जा रहे हैं?
जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से कहा गया है। जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि हम एक जलसा करेंगे और बड़ी अहम शख्सियात जो हैं उसमें शमूलियत का ऐलान करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में, लेकिन कुछ बता नहीं रहे इसके अलावा कुछ और कि कौन होगा, क्या होगा, कुछ नहीं बता रहे। अच्छा देखिए, अगर तो उन्होंने ऐलान किया है कि 18 तारीख को ये कुछ करने जाएंगे तो फिर करेंगे। ये इसको रिस्क इतनी नहीं ले सकते कि कह के और फिर भाग जाए वहाँ से। अगर ऐसे किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा इनको, तो ये शायद वो करेंगे नहीं। मगर कितनी बड़ी शख्सियात आने वाली है, मेरा नहीं ख्याल कि इनके लिए कोई वहाँ कोई बड़ी शख्सियात ला सकते हैं। इनकी यही कोशिश होगी कि किसी तरीके से अल्ताफ भाई का पैगाम लाया जाए वहाँ। इससे ज़्यादा मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल इनके पास और कौन सी बड़ी शख्सियत है कि जो इनका साथ देने के लिए तैयार है इस वक्त। सही जी हाँ। अच्छा, सरफराज मर्चेंट साहब की मैं चाह रहा हूं कि हम बात करें, वो बड़ा अहम मामला है, उसमें आप क्या होता देख रहे हैं? एफआईए की कमेटी बन चुकी है, सरफराज मर्चेंट साहब पहले नाराज रहे, उन्होंने कहा अब मैं आ जाऊंगा। अभी ताजा तरीन खबर यह है कि लेटर उनको पहुंच चुका है एफआईए की जानिब से, वो कह रहे हैं कि मैं अपने वकला से मशवरा कर रहा हूं, उसके बाद बात करूंगा कि पाकिस्तान आकर मैं अपना बयान रिकॉर्ड करवाता हूं। तो कोई मुकदमा बाकी बन सकता है अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ कि रॉ से उनको फंडिंग मिलती रही, उनके ताल्लुकात रहे? इस बारे में देखिए, इसमें दो इश्यूज हैं। पहला इशू तो ये है कि क्या सरफराज मर्चेंट साहब पाकिस्तान आएंगे कि नहीं। उन्होंने कहा वो अपने लॉयर को कंसल्ट करके जवाब देंगे जो नया खत आया है। उनको जो एतराज़ था वो तो सबको मालूम है। उनको एतराज़ पहले ख़त का ये था कि पहले ख़त में ऐसे लिखा गया था जैसे ये मुल्ज़िम है, पहली बात। और दूसरी बात कि जो इनका फशात हुए हैं वो शायद इन्होंने किए हैं। उनका ये कहना मैंने ये नहीं किए, ये तो स्कॉटलैंड यार्ड ने किए थे, मैंने तो सिर्फ गवर्नर सिंध को आगाह किया था। उन्होंने आगे एक एंकर को ये सारी बात बता दी, तो मैंने ये इल्ज़ाम नहीं लगाए थे, पहली बात। तो इसलिए आपका ये कहना कि जो आपने इल्ज़ाम लगाया है ये गलत है, इसको आप वापस लें। दूसरा ये कि मैं बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट में बात करने के लिए तैयार हूँ और मैं पाकिस्तान भी आने के लिए तैयार हूँ, उन्होंने कहा है। मगर उन्होंने ये भी साथ कहा है कि मैं अपने वकील से मशवरा करूँगा। मेरा जो ख्याल है वो ये है कि ये आएंगे पाकिस्तान, शायद अपने वकला को भी एक दो को साथ लेके आएँ और ये बिल्कुल चाहेंगे कि ये बात जो है उनके पास वो सारी खोली जाए और बात की जाए। और जो नई बात है वो नई बात ये है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि पुराने ख़त के अंदर जो पुरानी ब्रीफिंग स्कॉटलैंड यार्ड ने दी थी उसमें बातें वो नहीं थी। अब हुआ ये कि सरफराज मर्चेंट साहब ने स्कॉटलैंड यार्ड को एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड से कुछ सवाल पूछे थे। हुआ ये था कि जब ये स्कॉटलैंड यार्ड को पता चला कि किसी एक चैनल ने ये ख़त जो है ये ख़त मतलब है ये जो ब्रीफिंग थी ये लीक हो गई है, तो सरफराज मर्चेंट साहब के घर पहुंचे और उनसे पूछने लगे कि ये कैसे हुआ, आपको ही सिर्फ पता था, किसी को नहीं पता था? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मुझे ही पता था और ये देखिए मैंने किसको आगे ये दिया, अब आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बिल्कुल ये तस्लीम कर लिया। मगर उसके बाद उन्होंने फिर कुछ ख़त लिखा, उससे पहले एक ख़त लिखा हुआ था कि जी मेरे सवालों के कुछ जवाब, वो उनको जवाब मिल गए हैं और वो बड़े ख़तरनाक हैं मेरी चिड़िया के मुताबिक। उसके अंदर और बहुत सी बातें स्कॉटलैंड यार्ड ने की हैं अल्ताफ भाई के बारे में और लोगों के बारे में। और मेरा ख्याल है कि अगर अब FIA या चौधरी निसार सीरियस हैं तो ये आएंगे, इनके साथ बैठें। इनका मुतालबा ये है कि ये क्या आपने एक बैंकिंग कोर्ट या बैंकिंग किसी अफसर को FIA में लगा दिया है। एक नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है, पिछले अप्रैल की ये बात चल रही है, साल होने जा रहा है, आप अब उठे हैं, जागे हैं, आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे और फिर उसके बाद आपने एक बैंकिंग कोर्ट ऑफिशियल को आपके उसके जरिए मुझे एक अनडेटेड खत लिख दिया है। ये भी कोई तरीका है? इससे लगता है कि आप शायद संजीदा नहीं है। तो आप मेहरबानी करें, आप अपनी संजीदगी का इजहार करें। मैं आने के लिए तैयार हूं, मैं और भी बहुत सी चीजें हैं जो अब मेरे पास आई हैं, मैं वो भी आपको दिखाने के लिए तैयार हूं, देने के लिए तैयार हूं, मगर आप संजीदगी के साथ करें। ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये कि अब ये चौधरी निसार को, गवर्नमेंट को और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को फैसला करना पड़ेगा कि क्या वो इनका मुतालबा जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा यार ये छोड़ें, ये जो है किसी FIA के अफसर के हवाले आपने कर दिया, आप JIT बैठाएं, उसके अंदर मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी लोग हों, दूसरे भी हों, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इंडिया का मामला है, तो आप क्यों नहीं बैठाते? तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये क्या ये बात मानते हैं कि नहीं। अगर ये मानते हैं तो फिर ये संजीदा है, अगर ये नहीं मानते तो फिर ये मतलब है कि ये भी यहाँ से भी गेम प्लेइंग हो रही है और ये संजीदगी के साथ इस चीज को नहीं ले रहे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक लेते हैं।
आपस की बात में एक बार फिर खुशामदीद। नजम सेठी साहब, पाक भारत मुज़ाकरात पर बड़ी बात हुई। सुषमा स्वराज जब पाकिस्तान आई तो कहा कि अब तो ये मामला चलता रहेगा। फिर पठानकोट के बाद कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। सार्क वुज़रा कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें कोई बात आगे बढ़ सकेगी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, 2-3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे लगता है ऐसे कि बात आगे बढ़ेगी। अब क्या हैं ये डेवलपमेंट्स? पहली डेवलपमेंट तो उस वक्त हुई जबकि इंडिया ने ये माना कि ठीक है, आप अपनी JIT भेजें और हम उन्हें पठानकोट ले जाएंगे। बहुत बड़ी बात थी ये। अगली डेवलपमेंट ये हुई कि पाकिस्तान की तरफ से जैश ए मोहम्मद के ऊपर को पाबंदियां लगाई गई और मसूद अजहर साहब के ऊपर उन्हें कुछ डिटेंशन में लिया गया। तीसरी बहुत अहम डेवलपमेंट कि पाकिस्तान की हुकूमत ने एक FIR काटी है गुजरांवाला में, नामालूम शख्स जिन्होंने ये प्लान किया पठानकोट की अटैक और बॉर्डर क्रॉस किया वगैरह वगैरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई एविडेंस अभी मिली भी नहीं थी और उन्होंने ये यहाँ एक केस कर दिया। और चौथी, और इससे इंडिया ज़ाहिर है बहुत खुश हुआ, और चौथी बहुत इससे भी अहम डेवलपमेंट ये कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब ने इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को इंफॉर्मेशन ये दी कि 10 से 15 टेररिस्ट बिलोंगिंग टू रेबल ग्रुप्स ऑफ लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ये क्रॉस कर चुके हैं और इनटू गुजरात, और वहाँ सोमनाथ टेम्पल या कोई मेजर टेम्पल के ऊपर ये अटैक करेंगे और इनके लिए प्रीएम्प्टिव इंफॉर्मेशन दी। अब ये जब हुआ तो उस वक्त 2 राय थी। एक ये था, बड़ी दिलचस्प बात है ये, मुझे एक खबर ये मुझे मिली अंदर की जिसे कहते हैं कि जी ये तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये करवाया है और फौज खुश नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़े सॉफ्ट हैं इंडिया पे, तो उन्होंने ये FIR कटवा दी। और दूसरी खबर ये मिली कि नहीं, ये FIR कट नहीं सकती थी फौज की अप्रूवल के बगैर, और फौज खुद चाहती है कि वो इस किस्म की बात को आगे बढ़ाए और इंडिया के साथ कुछ जिस हद तक ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है किया जाए ताकि बॉर्डर की टेंशन जो है वो कम हो। अब जब NSA जो कि एक रिटायर्ड जनरल हैं और जनरल रहील शरीफ के बड़े करीब रहे हैं और आप मियाँ साहब के भी बड़े करीब हैं, जनरल जंजुआ ने जब ये बात आगे कही कि ये लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दी, तो मैं समझ रहा था कि ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब देखना ये था कि क्या इंडियन अथॉरिटीज़ जो हैं इसको एक्सेप्ट करती हैं एज वेरी बिग डेवलपमेंट या ये हवा की बात है। और उसका सबूत आज मिल गया अभी थोड़ी अर्सा पहले, घंटा 2 घंटे पहले, कि इंडिया के एक टॉप होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पाकिस्तान नसीर खान जंजुआ की इनपुट जो दी थी उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टेररिस्ट, उनका ये कहना है होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल का कि वो बिल्कुल सही निकली, दुरुस्त थी। उन्होंने कहा कि हमने 10 जो दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट हुए थे उनमें से 3 को न्यूट्रलाइज कर दिया 3 दिन पहले। देखिए, आज नहीं, 3 दिन पहले। इसका ये मतलब है कि 3 दिन से ये खबर दबा के बैठे हुए हैं और आज रिलीज की है। इसका भी सिग्निफिकेंस है, मैं अभी आता हूँ उसकी तरफ। उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन अभी देने के लिए तैयार नहीं है, मगर जो उनको पता चला इंडियंस को वो यही है कि ये सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात के कोस्ट पे है, वहाँ एक महाशिवरात्रि सेलिब्रेशंस होने जा रहे हैं अगले हफ्ते, उसके ऊपर उन्होंने अटैक करना था। और उनका ये कहना है कि 7 अभी दहशतगर्द बाहर हैं, उनको भी हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब होम मिनिस्ट्री से ये बात आनी सही, इसके साथ बहुत अहमियत बन गई कि जो क्लोज रिश्ते बन रहे हैं कोऑपरेशन के और टेररिज्म। और ये जो आज रिलीज की है, कल नहीं रिलीज की थी, परसों नहीं रिलीज की, हालांकि अगर 3 दिन पहले पकड़े थे तो उसी वक्त कह देते, मगर नहीं, उन्होंने आज रिलीज की है। आज इसलिए की है कि आज आप और मैं और लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कल सुषमा स्वराज के साथ सरताज अजीज साहब की मीटिंग होने जा रही है ऑन द साइडलाइंस ऑफ ए कॉन्फ्रेंस, जहां सार्क का एजेंडा डिस्कस होगा, जबकि सार्क पाकिस्तान होगी अगले चंद माह के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये आपके लिए रास्ता खुल गया है कि अब सरताज अजीज साहब और सुषमा स्वराज की डेफिनेटली साइडलाइंस के ऊपर मीटिंग होगी और वहाँ ये सारी बातें डिस्कस होंगी और ये भी होगा कि अब आगे कैसे बढ़ना है, और वो भी डिस्कस किया जाएगा। तो मैं अब ये क्या डिस्कस किया जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है, ये तो वो लोग फैसला करेंगे। मगर मैं समझता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, जिसमें सिविल मिलिट्री पाकिस्तान में एक ही सफ़े पे है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स दोनों मुल्कों के एक ही सफ़े पे हैं, और एक कोशिश की जा रही है कि एतमाद बढ़ाया जाए और उनको ये एहसास हो इंडिया को कि हम सीरियस हैं टेकिंग एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म।
जैसे कि हम अफगानिस्तान को ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि वी आर सीरियस अबाउट ब्रिंगिंग तालिबान ऑन द टेबल, और क्वाड्रिलैटरल डायलॉग इन एन अफगान लेड अफगान ओन्ड डायलॉग को हम करना चाह रहे हैं। तो दोनों बॉर्डर्स के ऊपर, ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर पाकिस्तान की अफवाज और सिविलियन हुकूमत की कोशिशें यही हैं कि दोनों को मुतमईन किया जाए कि हम टेररिज्म के एक्सपोर्टर नहीं हैं, और अगर कुछ होगा तो हम आपके साथ तावन करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि दिस इज अ गुड साइन। कल जो मीटिंग होने जा रही है उसके लिए इट्स अ गुड साइन। तो क्या आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी आएंगे पाकिस्तान 16 नवंबर को? ये बहुत बड़ी खबर होगी। मोदी साहब आएंगे सार्क समिट के लिए, यस। तो उसका तो मतलब होगा कि फिर मुज़ाकरात जो हैं वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। मतलब है कि समझे हालात बिगड़ेंगे नहीं। देखिए, अगर ये इंफॉर्मेशन ना देते पाकिस्तान वाले कि ये दहशतगर्द क्रॉस कर चुके हैं बॉर्डर ओसामा, तो जब ये होता तो इंडिया ने शोर डाल देना था। पहली बात तो ये है कि वो कामयाब हो जाते अटैक करने में। ये तो पठानकोट से भी बड़ी अटैक होती, क्योंकि ये एक मजहबी टेंपल के ऊपर होती, तो वहाँ तो पैशन इन्फ्लेम हो जाना था, और ऑनेस्टली वहाँ जंग की एक सूरत हाल बन जानी थी। इतना प्रेशर मोदी के ऊपर आना था फ्रॉम राइट विंग हिंदूज। तो ये जो प्रीएम्प्टिवली उसको बताया गया और उन्होंने प्रिवेंटिवली रोका है, ये मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, और इससे ज्यादा बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं हो सकता था फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड। तो ये अब मोदी हुकूमत को भी, सरकार को भी एहसास हो गया है कि वी आर सीरियस एंड। मगर मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार के अंदर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। ओसामा, मैं समझता हूँ हमारे यहाँ बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। हम एक ही सफ़े पे हैं, सिविल मिलिट्री। हम चाहते हैं कि ये बॉर्डर इश्यूज को स्टिच जाए, हम चाहते हैं कि एतमाद बनाया जाए, हम चाहते हैं कि दुनिया को ये पैगाम जाए, इंडिया को भी ये पैगाम जाए कि वी आर नॉट गोइंग टू एक्सपोर्ट टेररिज्म एनी मोर। होता रहा जो होता रहा, पहले हमें नहीं पता, ये गवर्नमेंट और ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं करने देगी। और ये पैगाम हम देने में संजीदगी के साथ ये देने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा ये एहसास है, मुझे ये एहसास हो रहा है कि उन दोनों को भी, अफगानिस्तान को भी और अमेरिका को भी और चाइना को भी और इधर इंडिया को भी, इस बात को पर ये मुतमईन कर रहे हैं। इसलिए हालात बेहतर हो सकते हैं, खराब नहीं होंगे। लेकिन वो जो आप कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं, तो क्या वो जो मुखालिफ बयानात आते हैं भारत की तरफ से, वो इसी कंफ्यूजन की वजह से हैं? अभी अब्दुल बासित साहब का जो मामला हुआ, इजाजत नहीं मिल रही थी उनको जाने की मैच के लिए, तो इस तरह के अगर मामला होंगे तो फिर तो मामला खराब हो सकता है। पाकिस्तान पे प्रेशर तो है पाकिस्तान की अवाम का कि आप फिर इतना क्यों बढ़ रहे हैं, जब वहां पर इतने मुखालफत में बयानात होते हैं और जुलूस निकलते हैं, शिवसेना है, दीगर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं वहां। देखिए, इंडिया के अंदर इस वक्त जो डिसीजन मेकिंग जो हो रही है उसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। इंडिया के ऊपर, इंडिया में हमेशा इंडिया के फॉरेन ऑफिस जो बाबू हैं वहाँ के, वो फैसला करते थे कि फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, और प्राइम मिनिस्टर सियासी तौर पे होते थे, और वो जैसे फॉरेन ऑफिस कहता था, स्टेटस को पॉलिटिक्स, हार्ड लाइन पॉलिटिक्स, वही वो करते थे। अब जब से मोदी साहब आए हैं, इन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें की। एक तो दोवल साहब को ले आए हैं, ही इज पुराना एक रॉ के हेड भी रहे हैं। एक तो उनको लेके आए हार्ड लाइनर को। दूसरी तरफ इन्होंने जो फॉरेन सेक्रेटरी बनाए हैं, वो उनके जो वालिद थे वो बहुत हार्ड लाइनर जर्नलिस्ट थे इंडिया के, और ये जो उनके साहिबजादे हैं, ये इनको इसीलिए उनके क्रेडेंशियल्स जो हैं वो बिल्कुल मोदी साहब जैसे क्रेडेंशियल्स हैं, हार्ड लाइन हिंदू हार्ड लाइनर्स दोनों। अब जो फैसले हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं, साउथ ब्लॉक जहां जो कि उनका फॉरेन ऑफिस है, वहां फैसले नहीं हो रहे। वहां अगर फैसले होते तो पता चल जाता, वो बड़ी एक ऑर्गेनाइज तरीके के साथ होते हैं। पहले वो मीडिया की ब्रीफिंग होती है, फिर उनको हिंट दिए जाते हैं, फिर एक माहौल बनाया जाता है, फिर ये बयानबाजी होती है। मगर जब अब फैसले सारे पाकिस्तान के बारे में नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं, और सिर्फ वो दोवल साहब को कंसल्ट करते हैं और सारे फैसले खुद करते हैं। अब जब थोड़े से लोग फैसले कर रहे हैं वहाँ, तो कंफ्यूजन तो होगी, बिकॉज बाहर बहुत से सवाल खड़े होंगे। ये अभी आपस से मिलते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं, थोड़े ठहर जाओ, क्योंकि जितने ज्यादा लोग फैसला करते हैं इंस्टीट्यूशनली, उतना जल्दी और बेहतर फैसले होते हैं। इनके यहाँ कंफ्यूजन चल रही है कि अब हमने क्या लाइन लेनी है। एक तरफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल प्रेशर है, और ये मोदी साहब इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यही इसीलिए आपने देखा, ये क्रिकेट के ऊपर भी आखिरी वक्त पे जाके उनके होम मिनिस्टर ने या होम मिनिस्ट्री ने जाके कहा कि नहीं हम बिल्कुल देंगे। उनकी यही कोशिश थी कि पाकिस्तान की टीम आ जाए, हमें कुछ ना कहना पड़े, ताकि हमें डिफेंड ना करना पड़े, हमें कुछ अपने हार्ड लाइनर्स को कहना ना पड़े। मगर क्योंकि हमने यहाँ एक पोजीशन ली हुई थी, हम डटे हुए थे, तो फिर इसलिए वो उन्होंने बैक ट्रैक किया, और फिर आखिरी वक्त पे उन्होंने कहा कि नहीं हम एश्योरेंस देते। तो वो चाहते थे कि पाकिस्तान की टीम आए, मगर वहाँ एक वो पब्लिक ओपिनियन बन रहा था हार्ड लाइनर्स का, सिर्फ हार्ड लाइनर्स का, उसको भी वो होल्ड करना चाहते थे। तो ये उनकी मुश्किल है कि गवर्नमेंट के अंदर वो मॉडरेट फॉरेन पॉलिसी वहां पर है। हाँ,
पाकिस्तान में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल वो मॉडरेट फॉरेन पॉलिसी रखना चाहते हैं। मैं माफी चाहता हूं, मुझे ब्रेक लेनी है। हाँ, मगर वहां की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो उसके ऊपर प्रोड्यूसर साहब मुसलसल कह रहे हैं। ओके, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद तो पाकिस्तान की 2 मिनिस्ट्रीज की बात करेंगे। इसहाक डार साहब और ख्वाजा आसिफ के बारे में हम बात करने वाले हैं। कुछ दिलचस्प गुफ्तगू होगी इस ब्रेक के बाद।